गुड इवनिंग सभी छात्र छात्राओं को, जुड़े हुए संस्थान से और मेरे स्वयं से जुड़े हुए जितने भी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों, मैं आपका मेरे चैनल पर और कोचिंग संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने सुबह के वीडियो में राजस्थान की हिस्ट्री चल रही थी। अब मैंने सोचा कि कुछ दायरा बढ़ाया जाए और मैं आपको शाम को वीडियो में आपके सामने जो लेकर आया हूँ वो राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में आपकी कुछ बातें आपसे शेयर करने और आपके राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में बताने आया हूँ। कहा जाता है कि राजस्थान आज एक अभिन्न अंग है। पूरे भारतवर्ष में भौगोलिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से और यहाँ के कल्चर के दृष्टिकोण से सबसे अलग थलग एक विचित्र सर्वश्रेष्ठ राज्य के दर्जे के रूप में भी अग्रिम राज्यों में आता है और यह है राजस्थान। सबसे पहले बात की जाए तो राजस्थान के बारे में भूतपूर्व राष्ट्रपति और राजस्थान के बारे में भूतपूर्व जो राष्ट्रपति हैं जो पद्म भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं, वो भारतवर्ष के भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित एपीजे अब्दुल कलाम ने जो भारत राजस्थान है उस राजस्थान को भारत का एक चमकीला हीरा कहा है। यानी भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम साहब है। उस एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ये कहा है कि जो राजस्थान है वो भारत का एक चमकीला, एक गौरवमयी हीरा है। बूंदी के राम सिंह सेकंड के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण कहते हैं। दूसरे जो कवि हैं वो कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। और सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि यहाँ की हर रानी, यहाँ की हर माँ जब पालने में अपने बच्चे को झुलाती है तो वो झुलाते हुए ये कहती है कि भाई, हिलौने देते हुए उसको कहती है कि भाई आप बाल्यकाल से ही एक श्रेष्ठ वीर बने, शक्तिशाली योद्धा बने और आप इस धरती माँ की रक्षा करना, इसका कल्याण करना, इसका मार्ग प्रशस्त करना, ऐसी बातें उसको कही जाती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान विद्वानों ने कहा है कि सिकंदर महान, लॉर्ड क्लाइव जैसी नीतियों के काल में भी ये राजस्थान एक विचित्र राज्य के रूप में रहा है। तो ये कुछ ऐसी पंक्तियाँ हैं जो यानी राजस्थान के गौरव और इतिहास को दर्शाती हैं। तो पहला आपको आएगा कि राजस्थान को एक हीरा की संज्ञा किसने दी है, चमकीला हीरा? तो भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम ने। भारत की वीरता पालनों में झुलाते हुए अपने बच्चों को शिक्षा देती हैं सूर्यमल मिश्रण ने। और सिकंदर महान के आक्रमण से लॉर्ड क्लाइव तक की नीतियों में राजस्थान एक अलग रहा है। ये बात सबसे पहले किसने कही है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कही है। लेकिन राजस्थान के कुछ ऐसे लोग, रंगीलो राजस्थान, केसरिया बालम पधारो हमारे देश, न जाने क्या दिख जाए, ऐसे कुछ सांस्कृतिक लोगों हैं। उस लोगों में भी आज राजस्थान एक सर्वश्रेष्ठ राज्य के दृष्टिकोण में आता है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान आज एक सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा भारत का राज्य है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत का सबसे बड़ा भारत राज्य है, ये सबसे बड़ा है भारत का राज्य। और भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है उसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका क्या है? पूर्ण क्षेत्रफल इसका दिया गया, जो संपूर्ण भारत का 10.41% है। या आप कह सकते हो 1/10% पूरे भारत का क्षेत्रफल ये जो है ये आता है, जो संपूर्ण भारत का राजस्थान के अंतर्गत है। विश्व जगत के 171 देश ऐसे हैं, विश्व जगत के 171 देश ऐसे हैं जिससे बड़ा है, इनसे बड़ा है राजस्थान, इनसे बड़ा राज्य है राजस्थान, कि इनसे भी शक्तिशाली राज्य है राजस्थान। 171 देश तो विश्व के ऐसे हैं जो राजस्थान के क्षेत्रफल से क्या है? छोटे हैं। अगर बात की जाए तो राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से या क्षेत्रफलीय जो व्यवस्था है इसके विस्तार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चेकोस्लोवाकिया जो है उससे 2 गुना है। उसके अलावा इजराइल जो है उस इजराइल से भी
3 गुना के रूप में ये प्रसिद्ध रहा है। तो चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, इजराइल से 17 गुना, इंग्लैंड से 2 गुना, श्रीलंका से 5 गुना। ये कई इसके विस्तार हैं। जैसे मैं थोड़ा लिख दूं, देखो पहले आता है कि श्रीलंका से 5 गुना इसका क्षेत्रफल है। अगर इजराइल है, इजराइल तो इजराइल से ये 17 गुना ज़्यादा है। अगर यहाँ चेकोस्लोवाकिया है तो चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना ज़्यादा ये विस्तृत रूप से बना हुआ है। तो और श्रीलंका से 5 गुना, इजराइल से 17 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, यानी ये इनसे बड़ा। और इंग्लैंड से देखा जाए तो 2 गुना है। इंग्लैंड से 2 गुना क्षेत्रफल इसका ज़्यादा है। तो विश्व जगत के 171 देश तो हैं ही हैं, लेकिन इन 4 राज्यों के अगर आप एक उदाहरण के रूप में लेते हो तो ये बहुत बड़े राज्य के रूप में आते हैं। अगर आज बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो आता है वो कच्छ आता है, 45,652 आता है। अगर भारत का सबसे बड़ा जिला जो आता है, सबसे बड़ा जिला जो आता है तो वो आता है 45,652 जो आपका आता है, ये जिला आपका कौन सा, कच्छ। लेकिन दूसरा कौन सा था, ले आता है 45,110 जो वर्ग किलोमीटर है वो ले है। लेकिन तीसरा बड़ा जिला 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो जिसका है वो किसका आता है, वो जैसलमेर का आता है। तो यानी जहाँ एक तरफ इनसे बड़ा है इतना गुना, तो वहाँ देखा जाए तो भारत में एक जैसलमेर जिला भी ऐसा आता है। इस भारत का जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से एक अभिन्न अंग के रूप में यहाँ पर आते हैं। जैसलमेर विश्व के 98 देश ऐसे हैं जिसे क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं। 171 देश तो इसमें आ गए और 98 देश विश्व के ऐसे हैं जिन विश्व के देशों से जैसलमेर जो आपका है वो अकेला जैसलमेर क्या है, बड़ा है, शक्तिशाली है। अब उनमें जैसे वेलिंगटन सिटी जो सबसे छोटे के अंतर्गत आता है, 0.44% क्षेत्रफल में आता है। भूटान जो 38,354 में ही आता है। जैसे 98 देश है, 38,354 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, वो किसका, भूटान है। तो भूटान से भी बड़ा कौन हो गया, जैसलमेर होगा। भूटान से भी बड़ा, तो भूटान से बड़ा हो गया जैसलमेर। और जैसलमेर से कितने विश्व जगत के छोटे देश हैं, 98 ऐसे देश हैं जो यानी जैसलमेर से छोटे हैं। और भारत का तीसरा बड़ा जो क्षेत्रीय जिले के रूप में आपका जो आता है तो उसके रूप में ये विकसित होता है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला जो आपका आता है, वो सबसे छोटा जिला आता है, वो वर्तमान समय में कौन सा आता है, धौलपुर आता है। और धौलपुर का जो क्षेत्रफल है 34 जो आपका क्षेत्रफल आता है। लेकिन अगर बात की जाए तो 1992 से पहले जो यानी 30-33 है, ये 30-34 भी लिखा हुआ मिलता है। 30-33 सबसे छोटा धौलपुर है। लेकिन पहले ये छोटा जिला था वो दौसा था। 1992 से पहले जो छोटा जिला था वो कौन था, दौसा था। क्यों था दौसा, क्योंकि दौसा में सवाई माधोपुर की एक तहसील है महुआ, वो महुआ तहसील सवाई माधोपुर की दौसा को देती। तो उससे पहले इसका क्षेत्रफल था 3250 था और अब इसका क्षेत्रफल चला गया है वो 3400 के लगभग चला गया, 3404 वर्ग किलोमीटर के लगभग चला गया। तो 3404 के लगभग हो गया। एक बार दोबारा देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो आप लिखते हो तो वो है जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल जो आपका आता है वो 38,401 है। ये भारत का तीसरा बड़ा जिला। दूसरी चीज़ है कि विश्व के 98 देश इससे क्या हैं, छोटे हैं। और इसमें अगर भूटान की बात की जाए तो 38,354 वर्ग किलोमीटर में ही है। वेलिंगटन सिटी सबसे छोटे जिले के रूप में यहाँ पर आता है। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है, 30-33 के रूप में 1992 में। लेकिन यहाँ पर उस धौलपुर को महुआ तहसील जो थी वो यानी सवाई माधोपुर से दौसा को मिल गई, इसलिए दौसा 3250 से बढ़कर 3404 वर्ग किलोमीटर हो गया, इसलिए ये बड़ा क्षेत्रफल हो गया था। ये राजस्थान की एक छोटी सी पृष्ठभूमि है कि राजस्थान का क्षेत्रफल के बारे में या इसके स्थान के बारे में ये प्रश्न आता है। अब दूसरी चीज ये होती है कि राजस्थान की स्थिति क्या है। दूसरे नंबर पर आपसे एक शब्द पूछा जाता है, राजस्थान की स्थिति क्या है। देखो, स्थिति एक बात पूछी जाती है,
एक स्थिति पूछी जाती है राजस्थान की कि एशिया में स्थिति क्या है, एक स्थिति पूछी जाती है कि इसकी भारत में स्थिति क्या है, और एक इसकी स्थिति पूछी जाती है कि जो विश्व में इसकी स्थिति क्या है। तो विश्व में तो हम उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत हैं, तो पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध हमारा होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उत्तर पूर्व गोलार्ध के अंतर्गत हम स्थित हैं। अगर विश्व में राजस्थान की स्थिति आपसे पूछी जाती है। दूसरे नंबर पर एशिया महाद्वीप में अगर इसकी पूछी जाती है तो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत हम मौजूद हैं, और भारत में इसकी स्थिति पूछी जाती है तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हमें पूछा जाता है। तो यानी ये भारत में राजस्थान की 3 स्थितियाँ हैं। यानी पहले राजस्थान की स्थिति एशिया में दक्षिणी पश्चिमी है, भारत में इसकी उत्तर पश्चिमी है, और विश्व में इसकी उत्तर पूर्व की स्थिति के अंतर्गत इसके अनुमान बताए जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आप ये कह दो कि सर आपने राजस्थान के नाम नहीं बताए। जैसे राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज थॉमसन आयरलैंड के थे, मौखिक रूप से प्रयोग किया, लिखित रूप से विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। ए मिलिट्री ऑफ जॉर्ज मेमोरियल नाम की पुस्तक में किया था उसने, और पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग जेम्स कर्नल टोड ने किया था। और अभिलेखों की बात की जाए तो पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख यानी कि खिम्मल माता के मंदिर में बसंतगढ़ सिरोही के अंतर्गत राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग हुआ है। और राजस्थान शब्द का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को उपस्थित हुआ है, और राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के द्वितीय चरण में हुआ है। और राजस्थान को मान्यता शब्द में आया, राजस्थान शब्द मान्यता में आया 30 मार्च को आया, और राजस्थान को वैधानिक मान्यता मिली वो 26 जनवरी 1950 को मिली है। मैंने हिस्ट्री के उस टॉपिकों में पढ़ा दिया था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को वहाँ से उठाया। मैंने ये 20% जो अभी रिवाइज किए हैं, चाहे वो 1 नवंबर 1956 हो, चाहे 30 मार्च 1949 हो, 26 जनवरी 1950 हो, राजपूताना हो, राजस्थानादित्य हो, कर्नल टोड की बात हो, जॉर्ज थॉमसन की बात हो, फ्रैंकलिन की बात हो, खिम्मल माता विलेख की बात हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने वहाँ पर आपसे क्लियर की है। इसलिए मैंने स्थिति के बाद राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य के बाद में हम चलेंगे और उसको आप कैसे पढ़ोगे। देखो, किसी भी मैप पे ऊपर की साइड आप पढ़ते हो उत्तर दिशा, ये साइड आप पढ़ते हो दक्षिण दिशा, और ये साइड आप पढ़ते हो पूर्व दिशा, और ये साइड आप पढ़ते हो पश्चिम दिशा। बड़े ध्यान से देखना राजस्थान को। राजस्थान का पहला प्रश्न बनता है वो बनता है इसकी आकृति पर, और आकृति पर इसका पहला प्रश्न बनेगा वो बनेगा ये विषम कोणीय चतुर्भुज है। तो इसकी आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज है। कैसी है भाई इसकी आकृति? विषम कोणीय चतुर्भुज है। ये विषम कोणीय चतुर्भुज इसकी आकृति है। लेकिन भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति है। ये कोणीय आकृति तो किसकी है? भारत की है। और विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति किसकी है? राजस्थान की है। इस आकृति को आप पतंगाकार भी कह सकते हो। क्या कर सकते हो? पतंगाकार कह सकते हो। टी.एच. हेंटले नामक महोदय जो हैं वो टी.एच. हेंटले नामक महोदय ने यह आकृति बताई है कि राजस्थान की आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज है, या इस तरीके से इसकी आकृतियां बताई जाती हैं। फिर इधर जो उत्तरी क्षेत्र है इसका अंतिम छोर है कोड़ा गांव, और दक्षिणी क्षेत्र का जो गांव है उसको है बोरखेड़ा गांव है। यहाँ पर जो पूर्वी क्षेत्र का जो गांव है उसका नाम सिलान है, और यहाँ का जो क्षेत्र का नाम है वो कौन सा है? कटरा। ये 4 इसके मुख्य बिंदु हो गए जो चारों दिशाओं में इस विषम कोणीय चतुर्भुज का नेतृत्व करते हैं। टी.एच. हेंटले की बात का नेतृत्व करते हैं। कोणा से लेके इस चीज को जोड़ोगे तो इसका जो विस्तार होगा वो कितना होगा? 826 होगा। लेकिन कटरा से सिलान को जोड़ोगे तो इसका विस्तार होगा वो कितना होगा? 869 होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि राजस्थान के अंतर्गत ये जो दूरी है ये इस तरीके से चलती है, 826 ये है और ये यहाँ पर है। अगर यही भारत की करनी पड़ जाए तो भारत की लंबाई ज़्यादा होगी, क्योंकि भारत की लंबाई 3214 होगी, और भारत का ये जो विस्तार होगा वो कितना होगा? 33 होगा। ये भारतीय विस्तार होगा, ये 3214 इधर से इस तरीके से चलता है। अगर दूसरी बात ये की जाए कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है
एक दो चीज़ आपके सामने आती है मैप पे, एक आती है अक्षांश और एक चीज़ आती है आपके देशांतर। ये दो चीज़ें आपके साथ चलती हैं या बिंदु के रूप में आपके साथ में आती है। देशांतर समय की गणना करता है और यानी दूरी की गणना करती है, वो अक्षांश करती है। तो आप इन दोनों का प्रयोग कैसे करेंगे? अक्षांश का प्रयोग आप सिर्फ दूरी के लिए करेंगे और देशांतर का प्रयोग अगर आप करते हैं तो देशांतर का प्रयोग आप किसके लिए करेंगे? समय के लिए इसका प्रयोग आप करेंगे। समय की गणना आप इससे कर सकते हो। देशांतर का अर्थ होता है चौड़ाई और अक्षांश का अर्थ होता है लंबाई। यानी देशांतर का अर्थ दूसरे शब्दों में आप क्या लिख सकते हो? चौड़ाई। जबकि अक्षांश का अंतर आप लिख सकते हो तो उसमें आप क्या लिख सकते हो? लंबाई। ये भी दोनों शब्द आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने। अगर बात ये की जाए कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार कितना है और अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार अगर देखोगे 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक ये अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश क्षेत्र में आता है। अगर देशांतर आते हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट से आता है 78 डिग्री और 17 मिनट तक, यानी किसका? देशांतरीय विस्तार आता है। ये विस्तार अगर आप इसका निकालते हो राजस्थान का, तो राजस्थान से कितनी अक्षांश होगी और राजस्थान से कितनी देशांतर होगी? देशांतर 8 डिग्री 47 मिनट होगी। देशांतर कितनी होगी? ये देशांतर है तो देशांतर होगी 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर यहाँ से निकलेगी। दोनों का अंतर निकालोगे और अक्षांश होंगी 7 डिग्री 9 मिनट निकलेंगी, क्योंकि 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है? 7 मिनट होती है। अब 30 में अगर आप यहाँ से जोड़ोगे तो 7 तो आपकी सीधी होगी। अब इधर 3 आपके पास और इधर 12 है, तो 12 में से 3 निकाल दोगे कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी। इधर आपके पास 69 है, 30 है, 78 17, तो 69 30 से अगर आप 78 तक जाओगे तो आप 78 17, इधर 30 ज़्यादा तो कम होगा, तो वो 13 कम हो जाएंगे, तो 8 डिग्री 47 मिनट है। ये आपके दोनों विस्तार हैं। अगर ये भारतीय विस्तार से अगर आप ये करोगे तो अक्षांशीय द्वीप सहित करोगे, जैसे द्वीप सहित करोगे तो 6 डिग्री 4 मिनट से आपको 37 डिग्री 6 मिनट तक आना पड़ेगा। और अगर आप उधर देशांतर के विस्तार में जाएंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय विस्तार है। अगर दोनों को साथ लेके आप चलते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, और ये लेके चलते हो तो एक चीज़ है। अब आपने एक चीज का प्रयोग किया है कि अक्षांश का प्रयोग अक्सर लंबाई के लिए होता है और देशांतर का अक्सर चौड़ाई के लिए होता है। आपने ये बात निकाल दी कि राजस्थान से कुल अक्षांश यानी जो है वो 7 डिग्री 9 मिनट है और कुल देशांतर है वो 8 डिग्री 47 मिनट है। तो दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? तो देखो, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? अगर आपको अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है? 111 डिग्री है। ये सॉरी माफ करना, 111 किलोमीटर दूरी है। 111 किलोमीटर दूरी है। अब आप यहाँ से देखिए, इधर तो आपके पास है 7 डिग्री और इधर आपके पास है 47, इधर है 9। 1 डिग्री में कितनी होती है? तो 1 डिग्री के अंतर्गत 9 मिनट का अंतर आप इसके अंतर्गत कर सकते हो, या आप ये लिख सकते हो। तो अंतर निकाल के देखिए एक बार, ये तो आपका 826 और ये आपका कितना? 869। तो निकालिए, 869 से माइनस कर दो, कितने? 826। 826 माइनस करोगे तो कितना आएगा? आपके पास 43 आएगा। अब आप यहाँ से गौर से देखिए कि आपके जो राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री का फर्क है? 1 डिग्री से भी कम का फर्क है। यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई में कितने डिग्री के अंतर आते हैं? तो 1 डिग्री से भी कम का अंतर आता है। क्यों? 869 से 826 निकालते हो तो 1 डिग्री से भी कम जो है वो अंतर इसका आता है। क्यों? क्योंकि 111 किलोमीटर है और 111 मीटर में से 43 निकाल दोगे तो आपके पास 1 डिग्री से भी कम आपका आंकलन जो है वो बचेगा। इस तरीके से आपका ये आंकलन जो है वो निकल जाएगा। तो 111 माइनस कितने निकालोगे भाई? 111 किलोमीटर में से कितने निकाल दिए? 43। चलो एक बार 111 में से 43 निकाल के देखो। पहली चीज़ तो आपने सीधे सीधे अगर आपने निकाले तो 111 में 43 निकाले तो आपके 60 तो सीधे ही हो गए।
भाई 63 है तो इधर से निकालोगे तो 1 डिग्री से भी कम अंतर आएंगे, क्योंकि आपके पास कितने होने चाहिए, 60 तक आपका अंतर होना जरूरी है। दूसरी चीज ये आती है आपके यहाँ पर कि राजस्थान जो है, ये राजस्थान एक बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है, एक शक्तिशाली राज्य आप जिसको कह सकते हो। अब यहाँ पर राजस्थान की एक स्थिति है और यहाँ पर है। यूं तो आप चलोगे राजस्थान के अंतर्गत, ये तो इधर से तो आप चलेंगे, ये तो चलेंगे आपकी अक्षांश रेखा। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरे नंबर की बात यह है कि आपको इस साइड से यूं लेके आप चलोगे तो ये रेखाएं जो आपकी चलेंगी, ये रेखाएं इधर बढ़ती आएंगी, ये आपकी होंगी देशांतर रेखाएं। अब एक बात आपको यहाँ तय करनी है इस राजस्थान के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत कि अक्षांश रेखाओं में राजस्थान का यहाँ पर एक गांव है और उस गांव का नाम है चीखली गांव। और चीखली गांव से आप वैसे तो लिखते हो चीखली गांव है जो बांसवाड़ा का है, लेकिन बांसवाड़ा से आपकी एक रेखा निकलती है, उस रेखा का नाम क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारतवर्ष के 8 राज्यों से निकलती है, यानी कर्क रेखा जो है वो भारतवर्ष के कितने राज्यों से निकलती है, 8 राज्यों से। 8 राज्यों में एक छोटी सी ट्रिक याद रखोगे, और उस छोटी सी ट्रिक का नाम जो आपका है झंडू, पंडित जी, मौज, छह, महारे, राज में। अगर आप ऐसा लिखते हो तो जैसे शब्द निकलता है तो उसका शब्द निकल जाता है झारखंड। पंडित से निकलता है पश्चिमी बंगाल, जी से निकलता है गुजरात, मौज से निकलता है मिजोरम, छह से निकलता है छत्तीसगढ़, महारे में निकलता है मध्य प्रदेश और राज में निकलता है राजस्थान। 1 2 3 4 5 6 7 और एक जो आपके रह गया झंडू पंडित जी, झंडू पे बन गया झारखंड, एक पंडित पे 2 बन गया पश्चिमी बंगाल, जी में बन गया गुजरात, मौज पे बन गया मिजोरम। तो 1 2 3 और 4, उसके बाद में महारे में बन गया MP, 6 पे बन गया छत्तीसगढ़, राज में बन गया राजस्थान, में भी बन गया मेघालय। ये राज्य आपके हैं जहां से 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा निकलती है। इन राज्यों से कर्क रेखा निकलती है तो राजस्थान का भी एक क्षेत्र आता है चीखली गांव। उस चीखली गांव से भी एक कर्क रेखा जो है वो निकलती है। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत इस कर्क रेखा का जो है व्यवस्था स्वरूप होता है। फिर दूसरा रूप देखिए जिसके अंतर्गत आपको क्या करना है। देखो दूसरे नंबर पे अगर बात आती है कि ये दिशा आपकी उत्तर है, ये दिशा दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। एक बात आप देखिए, यहाँ पर सीमा लगती है पंजाब की। सबसे पहली बात तो यहाँ पर सीमा आएगी पंजाब की। ये इलाका जो आपका आएगा वो आएगा हरियाणा, और ये इलाका आपका जो आएगा यूपी, ये इलाका आपका आएगा MP, और ये इलाका आपका आएगा गुजरात, और ये इलाका आपका आएगा पाकिस्तान। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विवरण है चारों तरफ से। पंजाब की सीमा जो लगेगी वो 89 किलोमीटर होगी, लेकिन सर्वाधिक सीमा जो 1600 किलोमीटर होगी वो किसकी होगी, मध्य प्रदेश की होगी। हरियाणा की सीमा होगी 1262, लेकिन गुजरात की सीमा होगी 1022। यूपी की सीमा होगी 877, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी 1070। कई क्वेश्चन आपके साथ यहाँ बनते हैं और कई क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पर जुड़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, तो आप अगर कुल सीमा में अगर प्रश्न लिखते हो तो 5920 लिखते हो। फिर दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो आप लिखते हो 4850। तीसरी बात आप अंतर्राज्यीय सीमा, ये अंतर्राज्यीय सीमा, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय 1070 है। ये 3 विवरण आपके साथ में इसके साथ जुड़े हुए होते हैं और इस तरीके से ये सीमा इसके रूप में बनती है। सबसे पहली बात आती है पंजाब। तो पंजाब के राजस्थान के 2 जिले लगते हैं। एक तो राजस्थान के तो 2 जिले, तो यहाँ पर तो राजस्थान का एक तो गंगानगर, और दूसरा जिला जो यहाँ पर सीमा पर लगा हुआ है वो हनुमानगढ़।
ये 2 जिलों की सीमा है, पंजाब की, राजस्थान की पंजाब से लगती है, और उनकी जो सीमा जो हमारी लगती है, जो फोजिल नगर की सीमा लगती है, फोजिलका की लगती है मुक्तसर साहिबा, तो गंगानगर के अंतर्गत तो मुक्तसर साहिबा, और यानी कि दूसरी फोजिल सर या फोजिल खा नामक जो जिला है उसकी सीमा इसके अंतर्गत लगती है, फजिल खा, इसका सही नाम ये फजिल खा है, ये फजिल खा ये सीमा। मुक्तसर साहिबा की ज़्यादा लगती है, इसकी कम लगती है। गंगानगर की यहाँ पर ज़्यादा सीमा लगती है और हनुमानगढ़ की यहाँ पर सीमा कम लगती है। दूसरी सीमा यहाँ पर लगती है 1262, और ये 1262 जो है वो किसकी लगती है, हरियाणा की लगती है। तो यहाँ पर आपकी सीमा सबसे पहले किसकी लगती है, हनुमानगढ़ की लगती है। फिर दूसरे नंबर पर आपके चूरू की सीमा इसके साथ लगती है। फिर तीसरे नंबर की झुंझुनू की सीमा लगती है। फिर आपके सीकर की सीमा इसके साथ जुड़ी हुई है। फिर जयपुर की सीमा जुड़ी हुई है, जयपुर के साथ फिर अलवर की जुड़ी हुई है, और अलवर के साथ फिर सीमा जुड़ी हुई है वो भरतपुर की जुड़ी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा इनके साथ जुड़ी हुई है। इनकी सर्वाधिक सीमा जो जुड़ती है वो किससे जुड़ती है, हनुमानगढ़ से जुड़ती है। किससे जुड़ती है, हनुमानगढ़। और सबसे कम सीमा जो जुड़ती है वो किससे जुड़ती है, जयपुर से जुड़ती है। लेकिन फिर हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा इनके साथ जो है वो भी यानी जुड़ती है, उनमें सबसे ज़्यादा जुड़ती है वो किसकी जुड़ती है, सिरसा। सिरसा के बाद में कौन सा, फतेहाबाद क्षेत्र है, फतेहाबाद सिरसा क्षेत्र है। उसके बाद हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, भिवानी है, सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, भिवानी है, रेवाड़ी है। उसके बाद में महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ के बाद में मेवात है, महेंद्रगढ़ है और मेवात है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें कई जगह गुरुग्राम भी दिया हुआ मिलता है, गुड़गांव भी लेकर दिया हुआ मिलता है। इसकी सबसे ज़्यादा सीमा है वो सर्वाधिक तो जो जुड़ती है वो तो सिरसा की, और सबसे कम जो है वो किसकी है, फतेहा क्षेत्र की है। फिर इसका जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में 2 जिले जुड़ते हैं राजस्थान के, धौलपुर और भरतपुर, और उधर से 2 जिले जुड़ते हैं उत्तर प्रदेश से, आगरा व मथुरा। मथुरा की सीमा तो लगती है कम और आगरा की लगती है, क्या लगती है, ज़्यादा। और इधर से आपका जो राजस्थान की सीमा जो लगती है वो 2 चीज़ों में लगती है। देखो, एक तो सबसे बड़ी भरतपुर ज़्यादा है, धौलपुर कम है, मथुरा न्यूनतम है, आगरा ज़्यादा इसके अंतर्गत लगती है। लेकिन भरतपुर मुख्यालय जो है वो नज़दीक है, धौलपुर मुख्यालय दूर है। ये बात भी आपको रखनी पड़ेगी कि जिला मुख्यालय की अगर बात यहाँ की जाएगी सीमा से, तो धौलपुर का जो जिला मुख्यालय है वो जिला मुख्यालय क्या है, दूर है, और यानी भरतपुर का जो जिला मुख्यालय है वो जिला मुख्यालय क्या है, नज़दीक है। ये नज़दीक से जिला मुख्यालय आता है। तो आपने 2 चीज़ें पढ़ी, 3 क्या आपने पढ़ी कि पंजाब 89, 1262 है हरियाणा के, इधर के जिले, इधर इस साइड के जिले पढ़े। फिर 2 आपने उत्तर प्रदेश के और 2 इस साइड के पढ़े। और इसके बाद में आपकी जैसे MP है, गुजरात है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये इसमें नहीं हो पाएगा, इसलिए ये अगले पीरियड में हम आपको करवाएंगे। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मैं जहाँ तक सोचता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत बेहतर। एक अक्षांश देशांतर की अलग से क्लास लेके डिटेल बताएंगे आपको, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, गलतियाँ उसे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में एक बार फिर मिलते हैं। जय हिंद।